नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर दिन भर की सबसे बड़ी बहस प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है कांग्रेस बीजेपी के फैसले श्रीकरणपुर के रण में अटके। जी हां, प्रदेश में श्रीकरणपुर विधानसभा में 5 जनवरी को मतदान है और 8 तारीख को नतीजा घोषित होगा। श्रीकरणपुर चुनाव से बीजेपी कांग्रेस दोनों की सियासत अटकी हुई है। एक तरफ भजनलाल कैबिनेट के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, इंतजार है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं कर पाई। माना यह जा रहा है कि मंत्रियों के विभागों की घोषणा श्रीकरणपुर चुनाव के बाद ही होगी, नतीजों के बाद होगी, और वहीं कांग्रेस भी श्रीकरणपुर नतीजे के बाद ही घोषणा करेगी। इसी मुद्दे को लेकर के आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। श्रीकरणपुर का रण, 5 को मतदान, 8 को परिणाम। कांग्रेस प्रत्याशी के सामने मैदान में मंत्री, दोनों दलों में अटके हैं कई फैसले। नतीजों के बाद तय होगी दिशा दशा। कांग्रेस बीजेपी के फैसले श्रीकरणपुर के रण में अटके। तो श्रीकरणपुर का चुनाव और फैसलों को लेकर के दोनों पार्टियों के बीच में कई तरह के सवाल है, लोगों का इंतजार भी है कि आखिरकार क्या सत्ताधारी पार्टी अपने मंत्रिमंडल के गठन के बाद विभागों का बंटवारा इन नतीजों के बाद करेगी, और दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर भी यह सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी भी श्रीकरणपुर के नतीजों के बाद ही नेता प्रतिपक्ष की घोषणा करेगी। आखिर माजरा क्या, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सबसे बड़ा पैनल मौजूद है। आज दिन भर की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत से पहले मैं हमारे मेहमानों का परिचय करवा दूं। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। निरंजन पोद्दार हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप तीनों का बहुत स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से भी हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे तो उनको भी ले लेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले पोद्दार साहब, आपकी टिप्पणी के साथ शुरुआत की। सवाल दोनों पार्टियों के भीतर से है, इंतजार प्रदेश में है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष की घोषणा होना बाकी है, दूसरी तरफ विभागों का बंटवारा। आप कैसे देख पा रहे हैं, क्या श्रीगंगानगर के चुनाव के नतीजों का इंतजार है? देखिए हेमंत जी, मेरे को स्वयं को यह चीज समझ में नहीं आ रही कि इस बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर ज्यादा भयभीत है या ज्यादा सतर्क है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे आए, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम तय करने में इन्होंने लगभग 12-13 दिन लगा दिए, और उसके बाद में मंत्रिमंडल फाइनल करने में इन्होंने लगभग 28 दिन लगा दिए, और आज उसके बावजूद उन मंत्रियों का अभी तक पोर्टफोलियो जारी नहीं किया गया। पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से मंत्रिमंडल बनाया गया, हालांकि अभी उसके अंदर मेरे हिसाब से दूसरा विस्तार अभी लंबित है, क्योंकि जिस तरीके से आपको पता ही है कि राजस्थान के अंदर 30 मंत्री बना, मुख्यमंत्री को मिलाकर के 30 लोगों का कैबिनेट बन सकता है, और इनका अभी तक 25 का कैबिनेट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जंबो कैबिनेट निश्चित रूप से बनाने का प्रयास किया जाएगा, थोड़ा समय। लेकिन जिस तरीके से अब मंत्रिमंडल का भी इनका जिस तरीके से इन्होंने विस्तार किया, और उसके अंदर कई कई जिले हैं, यानी कि राजस्थान के लगभग 15 जिले ऐसे हैं कि जहां का एक भी व्यक्ति इनका कोई वहां पे प्रतिनिधित्व नहीं मिला, और कई कई जिलों के 3-3 लोगों को वहां कैबिनेट के अंदर जगह मिल गई। तो कहने का तात्पर्य ये अभी चीज समझ में नहीं आ रही कि भारतीय जनता पार्टी की अब राजस्थान के अंदर कौन व्यक्ति इसकी रणनीतियां बना रहा है, कौन व्यक्ति इसको संचालित कर रहा है, और वो भयभीत है या सचेत है, ये अभी मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं। क्योंकि जिस तरीके से विलंब पे विलंब और विलंब पे विलंब, एक टिप्पणी कांग्रेस पर भी कर दीजिए। हाँ, कांग्रेस, देखिए कांग्रेस इस टाइम हारा हुआ खिलाड़ी है, और कांग्रेस दबे पांव चल रही है। कांग्रेस ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे मोरे सजने दो, और उसके बाद में वो उसी हिसाब से, और कदाचित कांग्रेस भी पसोपेश में है, क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी को इन्होंने कमांड दी थी चुनाव के अंदर, और उसके बाद में आपने देखा होगा बिल्कुल चुनाव के एंड बाद में अशोक गहलोत जी के ऊपर एक तरह का हार का ठीकरा फोड़ा गया, और कहीं ना कहीं अब उनको केंद्र की तरफ खींचा जा रहा है। राजस्थान की
की कमान सचिन पायलट जी की ओर तरफ धकेलने का प्रयास किया जा रहा, तो और अशोक गहलोत जी की जो अपनी स्वयं की राजनीति है वो कहीं ना कहीं राजस्थान की गद्दी छोड़ने की स्थिति में नहीं है, अभी भी वो वहां पे प्रमुख विपक्षी नेता बनना चाहते। कहने का तात्पर्य ये है कि घमासान कांग्रेस में भी कम नहीं है। और राजस्थान की राजनीति के लिए मेरे हिसाब से देखिए हेमंत जी, चाहे आप इस किसी को प्रिय लगे अप्रिय लगे, लेकिन ये मैं दुर्भाग्य कहूंगा कि आज राजस्थान जो है वो 3 महीने से ऑटो फ्लाइट मोड पे है, यानी कि उसको एक पूर्ण और सर्वकालिक सरकार अभी तक भी जिसको कहते हैं कैबिनेटों का बंटवारा होकर के और मंत्री अभी तक भी पूरी तरह काम पे नहीं लगे, तो ये मेरे हिसाब से राजस्थान की जनता का थोड़ा मैं तो ये कहूंगा कि दुर्भाग्य मानूंगा मैं तो। ठीक है, इसका जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लेंगे, लेकिन पहले डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी, एक पत्रकार के तौर पर आप राजस्थान की परिस्थितियों को कैसे देख पा रहे हैं? कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि आप अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए, आपके यहां पर भी जो है नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया। मुझे याद है 3 तारीख को नतीजे आए थे दिसंबर में, आज नए साल की 3 तारीख है, 1 महीना, और इस 1 महीने में राजस्थान की सरकार का गठन हो गया, लेकिन मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं। कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान में जो करणपुर का चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है दोनों दलों के लिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भजन सिंह जी की सरकार का एक लिटमस टेस्ट है, वहाँ 90,000 SC के वोट हैं, और वो वोट देते हैं या नहीं देते हैं, उनके जो सांसद हैं भाजपा के, वो निहाल चंद पूरी तरह से निहाल करेंगे या कोई अंदरूनी कमाल करेंगे। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने अपने सबसे बड़े मास्टर ब्लास्टर, उनका ससुराल भी है राजेंद्र राठौड़, उनको उतार दिया है। राजेंद्र राठौड़ को आपको याद होगा कि भैरव सिंह जी के टाइम में राजा खेड़ा का चुनाव हुआ था, उपचुनाव, और उसमें मनोरमा सिंह को कैसे परास्त किया था। तो कहीं न कहीं भाजपा को भी अंदरूनी एक डर सता रहा है कि कहीं हमने मंत्री तो बना दिया है और किरकिरी नहीं हो जाए। और देखिए, शेखावाटी के 2 लालों के बीच में जुबानी जंग वही शुरू हो चुकी है जो मुख्य चुनाव में हुई थी। वही गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि सारा मंत्रिमंडल को एक ही विभाग मिला है कि टीटी जीता हो। तो ये मामला पूरी तरह गरमाया हुआ है। हालांकि जो कांग्रेस ने वो बयान देना बंद कर दिया है कि हमने इनको पहले मंत्री बना दिया, ये नैतिकता का पतन है, क्योंकि उन्हें याद आ गया हो गया फरवरी 1985 की वो घटना जब डीग में चुनाव थे और मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर थे, और जिस तरीके से कृष्णेंद्र कौर दीपा के पिता मान सिंह को, कान सिंह भाटी जो एडिशनल SP थी, उन्होंने गोली मारी और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में राजीव गांधी ने बिना विधायक दल की बैठक बुलाए हुए उनको बुलाया, हिरालाल देवपुरा को, और मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये तो मंत्री बनाया, उन्होंने तो मुख्यमंत्री बना दिया था। तो इसलिए कहीं न कहीं कांग्रेस उस मामले में बैकफुट पर आ गई है। लेकिन करणपुर का चुनाव और जो नेता प्रतिपक्ष आपने छत्तीसगढ़ में बना दिया, आपने मध्य प्रदेश में बना दिया, आपने राजस्थान में क्यों अटका रखा है, उसका भी कारण वही है जो पुरानी किस्सा कुर्सी का है, वो अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन जैमिनी साहब, आपको क्या लगता है कि विभागों के बंटवारे में ये देरी क्यों हो रही है? क्या नतीजे का इंतजार किया जा रहा है या इसकी पीछे की वजह कुछ और है? देखिए, इसके पीछे की वजह यह है कि शायद जो पूरा राजस्थान में कहीं भटकाव अटकाव नहीं रहे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कई जिले छूट गए हैं। अब जिले छूट गए हैं तो उनको कैसे आप भरपाई करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज आपने छत्तीसगढ़ कैबिनेट की पहली बैठक हुई और उस बैठक में विष्णु साय ने फैसला ले लिया कि जो पेपर लीक की जांच CBI करेगी, और राजस्थान में डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं, ये SIT गठित कर रहे हैं, जबकि यहाँ 17 पेपर लीक हुए हैं। खुद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने CBI जांच की मांग की, खुद इनके विधायकों ने विधानसभा में मांग की कि हम CBI जांच करेंगे, और सरकार बदलते ही ये जो सुर बदल रहे हैं ये भी भाजपा को महंगे पड़ सकते हैं। आज भजनलाल जी बोल के जरूर आए हैं वहां पर कि हम पेपर लीक माफियाओं को बख्शेंगे नहीं, लेकिन SIT में जिनको बनाया वो तो खुद इंटरव्यू लेते थे। VK सिंह जी SI जो बने हैं, एक तहसील के 100 SI बने हैं जालौर के। तो ये चीजें सांचौर और जालौर वाली घटनाएं राजस्थान का नौजवान भूला नहीं है। उन घावों पर मरहम लगाने की जरूरत है। आपको CBI जांच कराने में क्या दिक्कत है? SOG पहले जांच कर चुकी, वही राजस्थान की पुलिस क्लीन चिट दे चुकी। जब वो जारोली को क्लीन चिट दे चुकी रीट के मामले में, जिसको लेकर किरोड़ीलाल ने बड़ा संघर्ष किया, RPSC को लेकर 70 लाख नौजवानों का मसला है। ये सरकार किसी की बपोती नहीं है, ये सरकार राजस्थान के नौजवान ने इसीलिए दी है कि वो पेपर लीक के माफियाओं को बेनकाब करेंगे।
और आप एसआईटी गठित कर दी। अरे आप सीबीआई जांच कराइए, छत्तीसगढ़ ने करा दी। आपका तो मुख्य मुद्दा ही है। जी आशीष चतुर्वेदी जी, अभी आप सुन रहे थे जैमिनी साहब के तो सवाल नहीं है। निरंजन पोद्दार कह रहे थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाजपा क्या डरी हुई है या फिर और ज्यादा सतर्क है इस बार। आखिरकार मंत्रिमंडल के गठन के बाद विभागों का बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए हेमंत जी, वो जो युग था अटकाने भटकाने और लटकाने वाला 2018 से 2023 तक का, वो समाप्त हो चुका है। प्रदेश में नई सरकार आ चुकी है जो निरंतर जब से बनी है तब से लगातार फैसले ले रही है। चाहे गरीब कल्याण की योजनाओं की बात करें, चाहे हम पेपर लीक पे कार्रवाई करने की बात करें, चाहे भ्रष्टाचार और गैंगस्टर की बात करें, सरकार निरंतर फैसले ले रही है और मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। और मैं सुन रहा था अभी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं दोनों। देखिए राजस्थान में अगर हम देखें तो आज की तारीख में तो 50 जिले हैं, अगर हम पूर्ववर्ती माने तो 33 जिले हैं। तो ये संभव नहीं है ना कि हर जिले से आपको प्रतिनिधित्व मिल जाए। आप देखिए जो मंत्रिमंडल बना है उसमें पूरा भौगोलिक आधार पर अगर हम देखें, जातिगत आधार पर देखें तो बहुत ही संतुलित मंत्रिमंडल है। अनुभवी लोग भी हैं, युवा लोग भी हैं, हमने सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है और ये सरकार फैसले लेने वाली सरकार है। जहाँ तक विभागों की बात है, बहुत जल्दी ही ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो जल्दी ही मंत्रियों को विभागों की घोषणा भी कर देंगे। लेकिन पहले तो देखिए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के बड़ी देरी हुई और आपको भी पता है कि नतीजा 1 महीना आज पूरा हो गया राजस्थान विधानसभा के, और 1 महीने बाद भी सरकार के मंत्रियों के पास विभाग नहीं है। बीजेपी कह रही कि कांग्रेस कह रही है कि ये पर्ची वाली सरकार है, ऊपर से पर्ची आएगी तब जाकर के मंत्री बनेंगे। कांग्रेस देखिए डोटासरा जी क्या कह रहे हैं, मैं उस बातों पे नहीं जाना चाहता। वो सब हमने देखा है कि जिस तरह से इनके यहाँ पे आप देखिए कि जब एक घटनाक्रम हुआ था, जब इनकी सरकार क्राइसिस में आई थी और कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, तो आप ध्यान रखिए 1.5 साल तक ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए थे। तो कांग्रेस को पहले देखना चाहिए कि उनके शासनकाल में कितने मंत्री थे और कितने पद खाली रहे। मतलब आचार संहिता लगने के 1 दिन पहले ये बोर्डों का गठन कर रहे थे ये सरकार, आप देखिए। तो आप उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं क्या? जरूरत नहीं है, नहीं चल रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक रोड मैप है और हम उसी के आधार पर चल रहे हैं। उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर फैसले ले रही है। लेकिन पोद्दार साहब अभी सवाल उठा रहे थे कि आखिरकार देखिए प्रदेश की जनता तो इंतजार कर रही है कि नई सरकार और विभाग कब बांटे जाएंगे, इसका जवाब तो नहीं मिल रहा ना। क्या आप करणपुर के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद विभागों का बंटवारा होगा या फिर कुछ और वजह है? देखिए हेमंत जी, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं और एक बेटर सबसे बेस्ट मंत्रिमंडल देने की घोषणा का इंतजार है। अभी आप मान के चलिए जब भी घोषणा होगी तो बहुत अच्छा मंत्रिमंडलों का विस्तार, विभाग का विस्तार देखा जाएगा। पोद्दार साहब, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन जनता के हित भी तो इससे जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से हेमंत जी, देखिए मेरे को ये जो शब्द कहते हैं ना कि ये फलाने आदमी का विशेषाधिकार है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में तो हम आज तक दायित्व चीज समझ सुनते आए हैं। किसी को किसी पद पे बिठाया जाता है तो वो कहता है मेरे को फलानी चीज का दायित्व मिला है। और आप ये भी मान के चलिए हेमंत जी कि कोई भी किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री मालिक नहीं होता है जिसके पास इतना बड़ा अधिकार हो, क्योंकि देखिए जनता के लिए मुख्यमंत्री बनता है और जनता के कामों के लिए मुख्यमंत्री बनता है और उसके अंदर पूरी जनता को समावेश करना जरूरी होता है और जनता को अपने काम होते हुए दिखने भी चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं, वो अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन होते हुए दिखने भी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य, और ये जो जैसे अभी एक बात कह रहे थे, मैं एक चीज इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ठीक ये बात निश्चित रूप से है कि 50 जिले और 50 के 50 जिलों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता, लेकिन क्षेत्रवार तो दिया जा सकता है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं हेमंत जी कि जिस तरीके से शेखावाटी क्षेत्र जो है उसको इन्होंने किसके आश्रय छोड़ रखा है। पिछली बार शेखावाटी यानी कि झुंझुनू, सीकर और चूरू यानी कि 3 जिलों का जो अंचल हुआ करता था शेखावाटी, वहां से कांग्रेस ने 5 मंत्री दे रखे थे और इस बार इन्होंने केवल 1 मंत्री श्रीमाधोपुर से वहां खैरा जी को दिया। और एक वो तब जब नवलगढ़ जैसी विधानसभा जो हिंदुस्तान के इतिहास, आजाद इतिहास के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी जिस सीट को जीत के गई है और जिस
जिससे तीनों जिले प्रभावित होते हैं, यानी कि लगभग 20 सीटें प्रभावित होती हैं। क्या क्राइटेरिया है? और एक जयपुर अंचल के अंदर आप देखेंगे तो 3 से 4 मंत्री बना दिए गए, यानी कि जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्र। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कम से कम आपका एक समावेशी मंत्रिमंडल होता, जनता को लगता। लेकिन यहां पे और इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात और है हेमंत जी, जिस शेखावाटी अंचल की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे 3 बड़े धर्म स्थल है, यानी कि जिनको बड़े धाम बोले जाते हैं। और उसके बावजूद तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, इससे थोड़ी सी निराशा जनता को जरूर है। अब इसको भारतीय जनता पार्टी जितने जल्दी समझ ले, मेरे हिसाब से उतना ही। आशीष जी जवाब दीजिए। और मैं चाहता हूं कि जो जैमिनी साहब ने सवाल उठाया कि राजस्थान में डबल स्टैंडर्ड क्यों, विष्णु सहाय की सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए और यहां पर एसआईटी का गठन कर रहे हैं, ये सारे फैसले क्या गंगानगर में श्री करणपुर के चुनाव से प्रभावित हो रहे हैं? हेमंत जी, मैं दोनों का उत्तर देता हूं जी। सबसे पहले मैं पोद्दार जी की बात का जवाब देता हूं। देखिए, पोद्दार जी शायद उनको स्मृति में नहीं होगा कि कांग्रेस ने जो मंत्रिमंडल का गठन किया था, आप देखिए दौसा जिले से जो है 3 मंत्री दौसा जिले से थे, भरतपुर से 4 मंत्री थे, बीकानेर से 3 विधायक थे, 3 के 3 मंत्री थे। तो क्षेत्रीय असंतुलन कितना ज़्यादा था वो हमको कांग्रेस से सीखने की आवश्यकता तो नहीं है पोद्दार जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो मंत्रिमंडल गठन किया है, बहुत अच्छा मंत्रिमंडल गठन किया है और शेखावाटी से भी हमने छोड़ा नहीं है। आप देखिए, हम बीकानेर संभाग की बात कर लें, चाहे हम उदयपुर संभाग की बात कर लें, चाहे कोटा संभाग की बात कर लें, चाहे भरतपुर संभाग की बात कर लें, चाहे जयपुर संभाग की बात कर लें, चाहे किसी भी संभाग की बात कर लें, मतलब सभी संभागों से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व दिया है। आप देखिए, और जहां तक जैमिनी जी की बात है सीबीआई का, मैं लेकिन आप बात में आशीष जी, अगर कांग्रेस का उदाहरण देंगे तो कांग्रेस में और आप में क्या फर्क हुआ? उदाहरण नहीं दे रहा हूं मैं। अगर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को गद्दी से उतार करके आपको नेतृत्व दिया है। अरे हेमंत जी, गलती कांग्रेस ने की थी, हम गलती नहीं कर रहे हैं। मतलब आप इतनी जल्दी निष्कर्ष पे मत पहुंचिए। अभी जैमिनी साहब तो कह रहे हैं कि आप डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं राजस्थान में। हम कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं कर रहे हैं, बताइए आप। भारतीय जनता पार्टी ने जो मंत्रिमंडल का गठन किया है वो बहुत ही संतुलित है। अगर क्षेत्रवार की बात करें तो हम नहीं, विभागों का बंटवारा आप बता सकते हैं यहाँ पर बैठ करके प्रदेश की जनता को कि कब तक हो जाएगा? अरे हेमंत जी मुझे बताइए, अगर हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो कंपैरिजन किससे करेंगे आप? कंपैरिजन तो पूर्ववर्ती सरकार से करेंगे ना, वहां का संतुलन देखिए। क्या आप इस वक्त ये बताने की स्थिति में हैं आशीष जी कि विभागों का बंटवारा क्या चुनाव का जो नतीजा है करणपुर का, उसके बाद होगा या उससे पहले हो जाएगा? देखिए हेमंत जी, मैं बहुत ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूं, ये जो फैसला लिया जाएगा वो मुख्यमंत्री जी के स्तर पर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के स्तर पर ये फैसले नहीं लिए जाते और टीवी शो में ये तय नहीं होंगे कि मुख्यमंत्री जी कब विभागों का बंटवारा करेंगे। और जहां तक सीबीआई की बात है तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा संकल्प पत्र आया था जैमिनी जी, उस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जो हम सबसे पहला फैसला लेंगे वो एसआईटी गठन का फैसला होगा। और आप मान के चलिए, हमें थोड़ा समय देना चाहिए। एसआईटी बन चुकी है और एसआईटी पेपर लीक को लेकर के बन चुकी है, गैंगस्टरों के खिलाफ बन चुकी है और उनकी कार्रवाइयाँ प्रारंभ हो गई है। भविष्य में जो पेपर होंगे वो पेपर लीक से मुक्त हों। और जो पिछले पेपर हुए हैं उसमें जो सचिन पायलट जी कहा करते थे ना कि हमको छोटे अपराधियों को नहीं पकड़ना है, हमको सरगनाओं तक भी पकड़ होनी चाहिए, तो ये वो सरकार है जो सरगना इसमें लिप्त रहे हैं, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जैमिनी साहब वो कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री के स्तर पर फैसला होना है, उनका विशेषाधिकार है कि वे कब पोर्टफोलियो बांटेंगे या विभागों का बंटवारा होगा। वे कह रहे हैं कि ये मसले टीवी पर हल नहीं होते हैं। और जहां तक आपने जो सवाल उठाया था, उन्होंने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में ये था, हमने करके दिखाया। देखिए, वो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने क्या कहा था सीबीआई जांच में। विधानसभा में तमाम बीजेपी के विधायक जब विपक्ष की भूमिका में थे तो सीबीआई और राजस्थान की एसओजी तो जांच कर चुकी, क्लीन चिट दे चुकी। तो राजस्थान के नौजवानों को राजस्थान की एसओजी या एसआईटी पे विश्वास कम है। अब उसको कायम रखने के लिए अगर ये बड़े सरगना पकड़ लेते हैं, सचिन पायलट ने जो मुद्दा उठाया था, और देखिए करणपुर के चुनाव में हमने देखा कि सचिन पायलट की जो रैली में तो भीड़ आई और इनके तमाम नेता गए, वहां भीड़ कम आई, तो वो भी एक डरावना सीन है। उसको एक्सेप्ट करने के लिए इन्होंने वहां के जो दामाद कहे जाते हैं राजेंद्र राठौड़, उनको उतारा है कि वो। तो आप कह रहे हैं कि इस चुनाव से पहले, इसके रिजल्ट से पहले कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती बीजेपी, जो सवाल उठा रहे थे अभी।
देखिए वो पोद्दार साहब। पोर्टफोलियो वाली जो तक बात है जी देखिए पोर्टफोलियो वाली जो बात है उसमें तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री और अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं 3 दिन के लिए, और ऐसे टाइम में पोर्टफोलियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देश भर के डीजी यहाँ आ रहे हैं और पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मंथन होना है। तो पोर्टफोलियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से आज गजेंद्र सिंह किवसर ने कहा कि कमरों का बंटवारा होगा, हमारे लिए काम हम कर रहे हैं, और दोनों उप मुख्यमंत्री चाहे दिया कुमारी जी हो या प्रेमचंद्र जी बैरवा हो वो भी काम कर रहे हैं। तो काम तो हो रहा है, ऐसा नहीं है 450 रुपए में सिलेंडर मिलने लग गए हैं आज लोगों को, तो वो काम हो रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो से कोई ज्यादा तेजी आ जाएगी काम मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने। आप ये मानते जमीनी साहब कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि विभागों के बंटवारे से देखिए इससे ज्यादा सरकार के कामकाज में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है? देखिए कामकाज में ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट असर नहीं, काम तो वही ब्यूरोक्रेट्स को करना जो कर रहे हैं, लेकिन मंत्री बनने से एक दिशा मिल जाती है, लोगों को सुनवाई का मौका मिल जाता है, वो भाजपा कार्यालय में हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि भटकाव नहीं है। और जहां तक क्षेत्रीय असंतुलन की बात है, वो बिल्कुल फैक्ट है कि कांग्रेस से मोर बेटर बैलेंस किया है। लेकिन मेरा ये सवाल एक करके आपसे भी है, आपने जो सवाल उठाए उनका जवाब तो लूंगा। मेरा ये सवाल है कि क्या नतीजों से ही कांग्रेस बीजेपी की जो दिशा दशा है राजस्थान में वो तय होगी कर्णपुर के चुनाव के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। कर्णपुर का चुनाव अपनी जगह, इनको 115 सीट मिली हुई है, लेकिन एक लिटमस टेस्ट होता है कि अगर बाई इलेक्शन होता है तो पहले कांग्रेस जीत रही थी, 7 बाई इलेक्शन कांग्रेस ने जीते, जिसका राज होता है जनता उसके साथ मिलती है। अब तो इन्होंने मुझको मंत्री बना दिया है, तो एक बड़ा दाव खेल दिया है। उसके बावजूद अगर कांग्रेस वहां जीतती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस का उत्साह 7वें आसमान पर होगा, लेकिन उसको रोकने के लिए जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ जैसे दिग्गजों को वहां उतारा गया है, तो यह तयशुदा कार्यक्रम है कि वो चुनाव भाजपा ने भी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से ले रखा है। और पहले आपको पता है कि खुद राजेंद्र राठौड़ भी उपचुनाव जीत के ही मंत्री बने थे, तो उनको लगता है कि कहीं न कहीं ये उपचुनाव कांग्रेस में, तो देखिए जो स्थिति है बिखराव की है, जो अशोक गहलोत ने और सचिन पायलट का देश निकाला हो चुका है, एक को छत्तीसगढ़, एक को अलायंस कमेटी में डाल दिया गया है। अशोक गहलोत उसके बावजूद भी धरती पकड़ बने हुए हैं कि कैसे भी मैं राजस्थान में टिका रहूं, सचिन पायलट के किक मार दूं। वहां तो पॉलिटिक्स वो चल रही, वो नेता प्रतिपक्ष अपने आदमी को या खुद बनना चाहते हैं। कांग्रेस की स्थिति तो नाजुक है, वहां संगठन में बिखराव है। वहां आप देखिए 1,48,000 जाटों के वोट हैं और मनोज न्यांगली जीत गया, कृष्णा पूनिया हार गई। मैनेज होता ही नहीं है वहां, कांग्रेस में तो मैनेज होता ही नहीं है। अभिमन्यु पूनिया जीत गए और 5,000 वोट है विष्णोइयों के। तो हालात ये, कांग्रेस को आप इतनी गंभीरता से मत लीजिए। भाजपा में जो कुछ हो रहा है, मुझे लगता है राजस्थान को सही दिशा में ले जाने के लिए काम हो रहा है। मंत्रिमंडल गठन में देरी हो रही है, लेकिन एक अच्छा चीफ सेक्रेटरी मिल गया है। जल्दी ही जो पुलिस का भी एक्शन देखने को मिल रहा है। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट तो क्रिएट हुआ है भजन जी की सरकार से, ये तो आप नहीं निकाल सकते कि जिस तरीके से वहां सरकार बनने के बाद में अशोक गहलोत और सचिन पायलट 2 गुट बन गए थे। 2018 का माह अगर जनवरी याद करें तो क्या हालात थी, एक यहाँ नारे लगते रहते थे। तो वो नजारा राजस्थान को मिलना नहीं मिला, ये एक अच्छी बात है। इतना जो वैमनस्य की राजनीति का पतन हुआ है और एक नई मैं कहूंगा योजक कड़ी बनकर, अगर राजस्थान का ईआरसीपी का फैसला हो गया, 13 जिलों के 40 लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो फैसले तो हुए हैं। इसलिए यह कि मंत्रिमंडल देरी होने से पूरा राजस्थान पैरालाइसिस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्क हो रहा है, पुलिस एक्टिव मोड में आई है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इतने अपराधी मतलब आप कह रहे हैं कि विभागों का बंटवारा से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, सरकार तो काम कर ही रही है। पोद्दार साहब राजा देखिए, काम तो यही करना है सिस्टम, ठीक है। ये तो एक पॉलिटिकल लोगों के लिए बढ़िया होता है, एक मंत्री और बन जाए, 2 सेटिंग और हो जाए, 2 दलाल और पैदा हो जाए, उसको सिस्टम को रोकने के अलावा कोई बेटर काम हो रहा है। लेकिन जयमिनी साहब, आपको नहीं लगता है कि जब मंत्री बना दिया प्रत्याशी को तो विभाग भी दे देते तो और ज्यादा बेहतर हो जाता? देखिए वो बेहतर हो जाता, लेकिन उसमें कई बार एक इतना बड़ा राजस्थान को मेजबानी करने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती कि पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था की संरचना को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और देश भर के डीजी यहां चर्चा कर रहे हैं। तो हो सकता है गृह मंत्री उसके बाद कोई नई रणनीति में नहीं, तो ऐसा आदमी को चार्ज दिया जाए जो राजस्थान को, अगर आपको गैंगस्टर मुक्त बनाना, जैसा आज भजनलाल जी कह रहे हैं, पेपर लीक में माफियाओं को पकड़ना है जैसा वो कह रहे हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। डिस्कस के बाद बन जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? 3 दिन बाद मंत्रा में पोर्टफोलियो बढ़ जाएंगे, मंत्री बन गए, गाड़ी बट गई, कमरे मिल गए। जी ठीक है। पोद्दार साहब जी, क्या आपको लगता है कि देखिए अमन जी, हमारे जी विभागों के बंटवारे से कोई ज्यादा फर्क पड़ता है?
हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा था। देखिए हेमंत जी, हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था है इसके अंदर निश्चित रूप से मैं आज जेपीनी जी की बात से थोड़ा सा मत भिन्नता रखता हूँ, और वो कारण ये है कि जो हमारे यहाँ शासन व्यवस्था इसी हिसाब से बनाई गई है। ये जैसे कह रहे थे कि काम तो ब्यूरोक्रेसी ने करना है, काम ब्यूरोक्रेसी ने करना है, लेकिन उनके ऊपर मंत्रालय क्यों बनाए जाते हैं, मंत्री क्यों बनाए जाते हैं? मंत्री इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि मंत्रियों की और विधायकों की और तमाम जो चुने हुए नेता हैं इनकी जनता के प्रति जवाबदेही होती है, जबकि ब्यूरोक्रेसी की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती। और ब्यूरोक्रेसी और आप ये मान के चलिए कि जो इलेक्टेड जो नेता हैं उनके बीच में यही फर्क है कि वो पॉलिसियां जनता को सोच करके बनाते हैं, ब्यूरोक्रेसी केवल उसको इंप्लीमेंट करती है। पहली बात। दूसरी बात देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि जो विलंब होता है या अति सतर्कता जब होती है तो वो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती है। और ये चीज केवल एक निरंजन पोद्दार या हेमंत जी का विचार नहीं है, ये मेरे हिसाब से आज की तारीख में लाखों लोग इस चीज पे संदेह कर रहे हैं कि ये मामला क्या है, कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा सतर्क होकर कैसे चल रही है। नहीं, आप ये कह रहे थे कि क्या सतर्क है या बीजेपी डरी हुई है, वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि 2018 के चुनाव परिणामों में जो निर्दलीय थे उनको बीजेपी के प्रत्याशी से ज्यादा वोट मिले थे। देखिए हेमंत जी, इसके अंदर मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेतृत्व परिवर्तन किया, मैं प्रदेश के नेतृत्व की बात कर रहा हूं। हाँ। नेतृत्व परिवर्तन किया है, और नेतृत्व परिवर्तन करने के अंदर जो इनको मशक्कत करनी पड़ी, और आज भी वो उस चीज से आशंकित हैं कि कहीं ना कहीं वो चीज आप ये मान के चलिए बैकफायर ना कर दे। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से इन्होंने कनिष्ठों को आगे ला करके वरिष्ठों को पीछे करके एक आप ये मान के चलिए अपने हिसाब से एक आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास किया। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कई बार परिवर्तन भी जरूरी होते हैं, कई बार परिवर्तन भी जरूरी होते हैं पोद्दार साहब। ये भी एक जरूरी कड़ी है, परिवर्तन मुश्किल होता है लेकिन कहते हैं कि जरूरी भी होता है। आशीष चतुर्वेदी जी जवाब दीजिए। और जो मेरा सवाल था कि आपने जो कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि आचार संहिता का उल्लंघन किया, मंत्री बना दिया, लेकिन वोटिंग से पहले अगर विभाग दे देते तो और ज्यादा अच्छा होता। देखिए हेमंत जी, जहां तक विभागों की बात है, हर विभाग की 100 डेज की कार्य योजना बन चुकी है और उस पर काम चालू हो गया है। और जनहित के फैसले लगातार जिस दिन से बनी हैं तब से जनहित के फैसले लगातार लिए जा रहे हैं और ये डिस्कशन में भी आए हैं, चाहे 450 रुपये में गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे ERCP का मुद्दा हो, चाहे प्रदेश जो पिछले 5 साल से पेपर लीक से जूझ रहा था, जो जिस तरह से कानून व्यवस्था यहाँ पे खराब थी, वो सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनते से ही उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। जी देखिए, चलिए इंतजार करेंगे कि जल्द से जल्द विभागों का बंटवारा भी हो जाए और ये जो करणपुर को लेकर बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा जो देखिए, जो आचार संहिता वाली बात है, कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। देखिए, कांग्रेस के पास एक मौका था, वो चुनाव आयोग के पास जा सकते थे, वो चुनाव आयोग में गए भी है, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना है। देखिए हेमंत जी, जो देश है, देश की जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, वो भारत के संविधान से चलती है। आप और हम बैठ करके यहाँ पे तय नहीं करते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है जब कई राज्यों में मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि उस समय पे नहीं हम वो तय नहीं करें, लेकिन जनता का तो इंतजार है ना कि मंत्री बना दिए तो विभाग भी दे दें, और ज्यादा बेहतर होगा। मंत्री भी इसीलिए बनाए हो जाएगा, और विभागों का काम सुचारू तरीके से चल सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आशीष चतुर्वेदी जी, मिथिलेश जेमिनी जी और पोद्दार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के राजस्थान की जनता को इंतजार है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या करणपुर के नतीजों के बाद ही बीजेपी कांग्रेस के भीतर की लाइन तय होगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार।